हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो नाउ जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ओके, दैट मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो लॉज ऑफ मोशन लिखा हुआ है, तो लॉज ऑफ मोशन के नीचे मैंने 3 लॉ लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, third law of motion. That means how many laws of motion we have? We have 3 laws of motion as per stated or as per given by Newton, Sir Isaac Newton. Okay, तो न्यूटन ने जैसे फॉरवर्ड किया उस हिसाब से हम लोग के पास 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इस तरफ देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन inertia. Similarly, second law of motion is based on momentum. Second law of motion is based on momentum. And third law of motion, the third law of motion is based on action and reaction. The third law of motion is based on action and reaction. So the first law of motion is based on inertia, the second law of motion is based on momentum, and the third law of motion is based on एक्शन एंड रिएक्शन। नाउ ऑब्वियसली तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है। सो वी विल गो वन बाय वन, ओके, एज वी मूव ऑन हम लोग धीरे 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 ये क्या होता है ये सब देखते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, जिसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैंने क्या बोला, हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बेसिस पे मिलेगा? वी विल गेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया, ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। तो देखो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये टेबल है, मेरा जो हाथ है ये टेबल है, और ये टेबल के ऊपर मैंने ये डस्टर को रखा हुआ है। अभी अगर ये डस्टर को मूव नहीं करोगे तो क्या होगा? लाइफ टाइम, है कि नहीं, जिंदगी भर ये डस्टर यहीं पे रहेगा। इट विल बी एट रेस्ट ओनली। कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक इसको एक फोर्स नहीं दोगे। ये जो मैं जो इसको उठा रहा हूं, मैं एक्चुअली क्या दे रहा हूं? फोर्स दे रहा हूं ना। जब तक इसको एक फोर्स नहीं दोगे तो इसका जो पोजीशन है, जो स्टेट है, स्टेट क्या है इसका भी? रेस्ट। स्टेट मतलब जो अभी ये फिलहाल किस में है? रेस्ट पे है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन में होगा तो स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, है कि नहीं। सिमिलरली अगर तुम अर्थ में, मतलब हम लोग का जो अर्थ है, अगर अर्थ में अगर यहाँ पे मैं एक फुटबॉल किक करता हूं तो वो फुटबॉल क्या होगा? वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आफ्टर 10 सेकंड 15 सेकंड वो फुटबॉल रुक जाएगा, है कि नहीं। लेकिन पकड़ लो तुम स्पेस में हो, अभी फुटबॉल कॉन्सेप्ट समझना, हाँ, अभी फुटबॉल अर्थ पे क्यों रुकेगा? क्योंकि तुम जैसे ही फुटबॉल को किक करोगे, ग्रेविटी फुटबॉल को नीचे खींचेगा, एयर रेजिस्टेंस उसका स्पीड को कम करेगा। जैसे ही फुटबॉल ग्राउंड के साथ लगेगा, ग्राउंड में क्या होता है? फ्रिक्शन। तो ग्राउंड और फुटबॉल के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फुटबॉल धीरे 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 रेस्ट पे आते जाते स्लो डाउन होते 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 रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन स्पेस में ना तो ग्रेविटी है, ना एयर रेजिस्टेंस है, ना ही फ्रिक्शन का बात आता है कि नहीं। तो अगर स्पेस में तुम एक फुटबॉल को किक करोगे या एक फुटबॉल को थ्रो करोगे तो वो फुटबॉल जिंदगी भर नहीं रुकेगा। वो फुटबॉल लाइफ टाइम ट्रेवल करता ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो ट्रेवल करता ही रहेगा, लाइफ टाइम वो नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक फोर्स उसको ना रोके। और ये जो फुटबॉल लाइफ टाइम ट्रेवल करता रहेगा, कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में। ये अगर स्पेस है, स्पेस में अगर एक फुटबॉल को किक करोगे तो ये फुटबॉल लाइफ टाइम ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, ओके। और ये फुटबॉल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन में जाएगा? क्योंकि किसी बॉडी को टर्न होने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए,
ठीक है, अगर एक बॉडी ऐसा जा रहा है, उसको ऐसा घूमने के लिए भी ना उसको एक फोर्स चाहिए, उसको एक फोर्स लगेगा तभी वो घूमेगा। और जैसे कि मैंने बोला स्पेस में तो कोई फोर्स है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट मीन्स अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, और उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो टेंडेंसी है, ये किसका टेंडेंसी, ये बॉडी का टेंडेंसी है ना, अरे मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे ही रहता हूं, मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में ही रहता हूं। सो दिस टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट और टू रिमेन इन इट्स स्टेट, okay, not original state, the tendency of a body to remain in the state in which it is. If it is in the state of rest, then at rest. If it is in the state of motion, then at motion. This tendency of a body is called inertia. Okay, this property of a body or this tendency of a body to remain in the state in which it is called what, inertia. अगर रेस्ट पे है तो मैं रेस्ट पे ही रहता हूं, अगर मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहता हूं। कब तक रहूंगा, जब तक मुझ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया जो होता है वो 3 तरह का होता है। ओके, तो सबसे पहले समझ में आया व्हाट इज इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स इन द स्टेट इन विच इट इज, ओके, इज कॉल्ड व्हाट, इनर्शिया। Okay, if it is in the state of rest, it will remain at rest. If it is in the state of motion, it will remain in motion. तो इसी को हम लोग inertia बोलते हैं। So inertia का definition क्या होता है? The inherent property of a body due to which it remains in its state of rest or state of uniform motion along a straight line is called inertia. Is called inertia. The inherent property of a body due to which it remains in its state of rest or state of uniform motion along a straight line is called inertia. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला इनर्शिया का कितना टाइप होता है, we have 3 types of inertia. इनर्शिया का कितना टाइप होता है, इनर्शिया का 3 टाइप होता है। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion. Okay, so inertia of motion क्या हो गया, the tendency of a body to remain in its state of uniform motion along a straight line is called inertia of motion. थर्ड क्या हो गया, थर्ड होता है inertia of direction. Inertia of डायरेक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो कभी भी खुद से टर्निंग नहीं ले सकता, टर्न नहीं हो सकता, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। सो इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बॉडी का इनएबिलिटी अपने डायरेक्शन को खुद से चेंज करने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करके हम लोग को मिलता है हम लोग का फर्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
ओके, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until and unless an external force is applied. Until and unless an external force is applied. That means अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कैसे मोशन में रहेगा? along a straight line. कब तक रहेगा? जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब उसका रेस्ट का स्टेट भी चेंज हो सकता है, मोशन का भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन का भी चेंज हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ रिमेंबर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक लॉ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अभी जो मैं बोलूंगा उसी को अच्छे से कॉपी में एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से लिखना। ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ओके, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, and if a body is in motion it will continue its uniform motion along the same straight line until and unless an external force is applied to change its state. To change its state. This law is called Newton's first law of motion. Now जैसे कि मैंने बोला, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो इनर्शिया को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इनर्शिया को हम लोग मेजर करते हैं, इनर्शिया इज मेजर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, बाय मास ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया को हम लोग मेजर करते हैं बाय मास ऑफ ए बॉडी। ओके, इनर्शिया को हम लोग मेजर करते हैं बाय मास ऑफ ए बॉडी। दैट मीन्स एक बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? खुद सोचो, यहां पे पकड़ लो, एक फुटबॉल है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। इनर्शिया मतलब क्या होता है? अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगा, लेकिन अगर मैं इसको किक करूंगा तो ये तो मोशन में आ गया, मतलब इसका इनर्शिया चेंज हो गया। अभी पकड़ लो, यहां पे एक स्टोन है, यहां पे एक स्टोन है, बड़ा स्टोन है। अभी अगर इसको किक करोगे तो ये मूव करेगा? ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा। तो ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब इसका इनर्शिया चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स इसका इनर्शिया ज्यादा है कंपेयर टू दिस फुटबॉल। इस स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है कि नहीं? फुटबॉल को किक करोगे, फुटबॉल मूव करेगा, है कि नहीं? स्टोन को किक करोगे, स्टोन नहीं मूव करेगा, तुम हॉस्पिटल में मूव करोगे क्योंकि तुम्हारा पैर टूट जाएगा, है कि नहीं? सो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उसका टेंडेंसी होगा अपना मोशन या अपना रेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। सो मोर मास मोर इनर्शिया। ओके, ये स्लोगन को याद रखना, मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। ओके, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा एक बॉडी का। समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ हो गया, अभी हम लोग को समझना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? मैंने पहले ही बोला, मोमेंटम। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा? हम लोग को ये टर्म का मतलब समझना होगा, मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम एक्चुअली हम लोग को क्या देता है? मोमेंटम से हम लोग को एक्चुअली अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी समझ में आता है। एक बॉडी में कितना मोशन होगा वो समझ में आता है। अभी तुम लोग बोलोगे ये क्या हो गया अमाउंट ऑफ मोशन? मतलब पकड़ लो, हाँ, यहां पे एक पतला आदमी खड़ा है, यहां पे एक मोटा आदमी खड़ा है। अभी अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा जी इस आदमी को भी 100 मीटर दौड़ना है और इस आदमी को भी 100 मीटर दौड़ना है, तो तुम ये दोनों का मास को कंपेयर करके तुम बोल सके, एक आइडिया में बोल सकोगे ना, ये जो पतला आदमी है ये ज्यादा तेज दौड़ेगा और ये जो आदमी है ये स्लो दौड़ेगा।
दैट मीन्स इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो ये जो मास और वेलोसिटी है, ये मास और वेलोसिटी का रिलेशन से मुझको एक्चुअली क्या मालूम पड़ रहा है? इन दोनों का मोशन है कि नहीं। दैट मीन्स इसका कितना मोशन हो सकता है, इसका कितना मोशन हो सकता है, या फिर किसका मोशन फास्ट हो सकता है, ये मैं कंपेयर कर सकता हूं, या फिर इसका मैं एक आइडिया लगा सकता हूं। तो ये जो मास और वेलोसिटी का रिलेशन है, इसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ये जो मास और वेलोसिटी का रिलेशन है ना, जिससे कि हम लोग अमाउंट ऑफ मोशन को गेस कर सकते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ मोशन को समझ सकते हैं, इट इज कॉल्ड मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम? सो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ motion possessed by a body. What is momentum? Momentum is the quantity of motion possessed by a body. Okay? Momentum को हम लोग कैसे लिखते हैं? It is given by momentum का फॉर्मूला होता है, मैंने तुम लोगों को बोला ना, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का रिलेशन। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P। मोमेंटम का सिंबल होता है P, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, नाउ मोमेंटम ये स्केलर है या वेक्टर? ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर है, सो मोमेंटम क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the direction of velocity, whose direction is along the same direction as that of velocity। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम का डायरेक्शन लेते हैं। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास के लिए हो गया kg, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। एंड फॉर्मूला क्या हो गया? P equal to mv, that is mass into velocity. Now based on this momentum we will get our second law of motion. So second law of motion क्या स्टेट करता है? अच्छे से सुनना। The second law of motion states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, and the change takes place in the direction of the applied force. मैं फिर से बोल रहा हूं, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force, and the change takes place in the direction of the applied force। मतलब from second law क्या स्टेट करता है? that means जो फोर्स है, ये फोर्स जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ओके, दैट मीन्स जितना टाइम के लिए एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, वो फोर्स अप्लाई के ऊपर डिपेंड करके उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा मतलब उसका क्या चेंज होगा? मोशन चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी। मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी चेंज होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ अगर इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या होगा? इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, यू हैव टू गिव अ कांस्टेंट। ओके, सो लेट द कांस्टेंट इज इक्वल टू k। तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा? k dt बाई dt, है कि नहीं? तो चलो इसका हम लोग और एक एक्सप्रेशन भी कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। ये तो हो गया एक एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है कि नहीं? एक एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इसमें से हम लोग और एक एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन? चलो इसको देखते हैं। नाउ कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m, considering body having mass m, and let a force F is applied on the body. Okay? तो पहले हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ mass m and velocity v. Okay, consider a body of mass m and velocity v.
So therefore linear momentum अच्छा सॉरी हाँ, मैंने सेकेंड लॉ स्टेटमेंट में शायद मैंने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, हाँ वो मोमेंटम मत लिखना, लीनियर मोमेंटम लिखना। लीनियर मतलब जो सीधा होता है, यहाँ पे हम लोग एंगल नहीं पकड़ रहे हैं ना, हम लोग बॉडी सीधा जाएगा वो पकड़ रहे, ठीक है। तो लीनियर मतलब सीधा, ओके। तो मैं सेकेंड लॉ एक और बार बोल देता हूँ। The second law of motion states that the rate of change or linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of the applied force. Okay? So linear momentum का फॉर्मूला क्या होता है? Mass into velocity. So मुझको momentum मिल गया, mass into velocity. Now differentiating both sides with respect to time. So अगर मैं दोनों साइड को टाइम से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? dt ऑफ mv। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो सेकंड लॉ से हम लोग को मालूम है ना, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट dt ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू f। मास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt ऑफ v क्या बचा? dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt? एक्सीलरेशन। So F equal to ma, okay, और मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो F equal to ma. So this is one more expression for second law of motion, that is F equal to ma. So second law of motion का हम लोग को दो एक्सप्रेशन मिल सकता है। F equal to, अगर जो कांस्टेंट मिला k उसका वैल्यू हम लोग 1 पकड़े तो F equal to ddt of p और F equal to ma, दोनों ही अलग अलग एक्सप्रेशन है ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन मेन एक्सप्रेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ओके, नाउ देखो यहां पे हम लोग को फोर्स क्या मिला? F इक्वल टू ma। सो F इक्वल टू फोर्स m क्या होता है? kg, और एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया फोर्स का SI यूनिट। फोर्स का SI यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का CGS यूनिट को हम लोग बोलते हैं डाइन। ये पहले यूनिट एंड डायमेंशन में करवाया हुआ है। ये हो गया फोर्स का SI यूनिट, ये हो गया फोर्स का CGS यूनिट। फोर्स का SI यूनिट हो गया न्यूटन, CGS यूनिट डाइन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। ओके, ओके चलो अभी कुछ कंपैरिजन देखते हैं हम लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम ओनली। सो केस 1, ये सब मोमेंटम का ही केस है। हाँ, सेम मास, अगर हम लोग को दो बॉडी दिया हुआ है जिसका मास सेम है, डिफरेंट वेलोसिटी, सेम मास डिफरेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स पकड़ लो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 मास है m, वेलोसिटी v1, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, इसका भी मास सेम है m एंड वेलोसिटी v2। मतलब दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है जिसका सेम मास है लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो देयरफॉर इसका अगर मोमेंटम निकालोगे तो क्या होगा? P1 बाई P2। P1 क्या होगा? M1 V1, मतलब यहां पे होगा MV1 डिवाइडेड बाय P2 क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी MV2। सो M कैंसिल, दैट मीन्स P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2, है कि नहीं? सो देखो, इफ V1 ग्रेटर देन V2, अगर V1 ज्यादा होगा V2 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा P1 ग्रेटर देन P2, है कि नहीं? देन वी विल गेट P1 ग्रेटर देन P2। दैट मीन्स अगर दो बॉडी लोगे जिसका मास सेम है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टू वेलोसिटी, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, केस 2, केस 2 हो गया सेम वेलोसिटी
सेम वेलोसिटी डिफरेंट मास। मतलब पकड़ लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m1, वेलोसिटी है v, और दूसरा का मास है m2, वेलोसिटी है v। मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन एक बॉडी ज्यादा भारी है, एक बॉडी ज्यादा हल्का है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पकड़ लो m1 ग्रेटर देन m2, जो मास m1 है वो ग्रेटर देन m2 है, तो इसका मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, p1/p2, मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स m1v, m2v, v कैंसल, m1/m2। So since m1 is greater than m2, so क्या होगा, p1 is greater than p2। That means if two bodies having different mass but have same velocity, then the body with more mass will have more momentum। Okay, ये हो गया केस 2। अभी आते हैं एक इंटरेस्टिंग केस पे, जो कि हम लोग का केस 3। सो केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे, केस 3 में हम लोग देखेंगे टू बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है अगर मोमेंटम सेम है, तो अगर पकड़ लो दो बॉडीज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इसका मास अलग, वेलोसिटी अलग, एंड ऑब्जेक्ट 2 इसका भी मास अलग, वेलोसिटी अलग। सो मोमेंटम क्या होगा, p1/p2, m1v1/m2, सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके। तो अभी हम लोग ने क्या लिया, सेम मोमेंटम मतलब हम p1 और p2 को pp पकड़ सकते हैं, तो p और p कैंसिल, क्योंकि सेम मोमेंटम है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो यहां से m1/m2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v2/v1। दैट मीन्स मास एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज्यादा होगा, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा, देयरफॉर v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, दैट मीन जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होना होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होना होगा। अगर मोमेंटम इक्वल है, बात समझो ना, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे पकड़ लो एक बॉडी है, मास 5 और वेलोसिटी 3, मास है 5, वेलोसिटी 3, और हम लोगों ने पकड़ा दोनों मोमेंटम सेम है, तो यहाँ पे सेकंड बॉडी का मास है 3, तो इसका वेलोसिटी कितना होना होगा, 5, वेलोसिटी कितना होना होगा, 5, तो इसका मास ज्यादा वेलोसिटी कम, मास इंटू वेलोसिटी 15, इसका मास कम वेलोसिटी ज्यादा, मास इंटू वेलोसिटी 15। तो अगर मोमेंटम इक्वल होना है तो जिस बॉडी का मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी जिसका कम होगा मास ज्यादा होगा। ओके, दैट मींस मास एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट चलो बिफोर थर्ड लॉ पे हम लोग मूव करें, थर्ड लॉ पे मूव करने से पहले हम लोग और एक टर्म को समझ लेते हैं, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स, नाउ इम्पल्स क्या होता है, देखो, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक बॉडी के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए रहता है, ड्यू टू विच ए चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, जिसके वजह से बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है, उसमें एक चेंज आता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। सो व्हाट इज इम्पल्स? ओके, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम causing a finite change in momentum. When a large amount of force acts on a body for a very short time, causing a finite change in momentum, causing a finite change in momentum. Okay, then it is known as impulse. Sorry, huh? मैं और एक बार बोल देता हूं. So how can you define impulse? Impulse is the force that acts on a body
Okay, or impulse is the large amount of force that acts on a body for a very short period of time, causing a finite change in momentum. अभी तुम लोग को ये होगा, अरे ये होता क्या है, तो मैं समझा देता हूं. हाँ, पकड़ लो, यहाँ पे एक फुटबॉल है, यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है. ये फुटबॉल को तुमने किक किया, तो जब तुम किक करोगे, जो फुटबॉल है और तुम्हारा जो पैर है उसके बीच में जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है. जो टाइम ऑफ कांटेक्ट, फुटबॉल, जब फुटबॉल को किक करोगे तो पैर के साथ फुटबॉल बहुत कम कांटेक्ट टाइम के लिए रहेगा, लेकिन फुटबॉल पे जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा. इसी की वजह से फुटबॉल काफी दूर जाता है कि नहीं. और फुटबॉल पहले रेस्ट पे था, अभी ये मोशन में आ गया, मतलब इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया. तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इंपल्स. मैं और एक एग्जांपल देता हूं. क्रिकेट, तुमने बैट से बॉल को मारा, बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट टाइम बहुत कम, लेकिन बैट ने जो बॉल पे फोर्स दिया वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बॉल बहुत दूर गया और बॉल का मोमेंटम भी चेंज हो गया. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स. और एक एग्जांपल पकड़ लो, तुमने एक ये नेल लिया, ओके, एक नेल लिया और इसको हथौड़े से मारा. तो हथौड़े से जब मारोगे, ये हथौड़ा और नेल का कांटेक्ट टाइम बहुत कम, लेकिन हथौड़े की वजह से नेल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ये वॉल के अंदर चला गया. सो कांटेक्ट टाइम लेस, फोर्स ज्यादा. और प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए वो भी देता हूं. मम्मी पापा ने कभी लगाया होगा, है कि नहीं, तो बहुत जोर से मारा तो फोर्स बहुत ज्यादा, गाल और हाथ के बीच का कांटेक्ट टाइम ज्यादा, सॉरी कम, और इतना जोर से मारा जो तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो गया. तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंपल्स. व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, ड्यू टू विच चेंज इन मोमेंटम ओकर्स. ओके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंपल्स. तो इट इज गिवन बाय, इंपल्स का सिंबल होता है जे. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम. ये क्या है, डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या समझा रहा है, स्मॉल टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल टाइम. और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है. सो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. ये समझ में आया कि नहीं. चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. रिमेंबर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो इसको चलो फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग और एक चीज देखते हैं. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. ओके, सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है. देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बोला ना, जो इम्पल्स होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम. तो इसी रिलेशन बिटवीन इम्पल्स और मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं. तो ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, देखो, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर ए बॉडी हैविंग ए मास m एंड वेलोसिटी v. ओके, सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो वेलोसिटी v मत लिखो, हाँ, जरूरत नहीं है, वेलोसिटी v लिखने का जरूरत नहीं है. जस्ट लिखना कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m. नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग को मालूम है F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं. F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हम लोग को मिल जाएगा, ये dp आ गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिल गया f dt. यस और नो. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू द लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू द लिमिट. तो मोमेंटम पकड़ लो, इनिशियल मोमेंटम था p1, ठीक है, ये नीचे मेंशन कर देना, वेयर p1 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड p2 इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी. फाइनल मोमेंटम कितना लिया हम लोगों ने, p2. सो टाइम
0 से t, टाइम इक्वल टू 0 टू t। तो इंटीग्रेशन 1 dp क्या मिलेगा हम लोगों को, p, लिमिट क्या है p1 टू p2, है कि नहीं, फोर्स कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 1 dt क्या मिलेगा, t, 0 टू t। ओके, तो यहां पे हम लोग को देखो, मैं इसको पहले लिख देता हूं। तो यहां पे हम लोग को क्या मिला, फोर्स इंटू टाइम, और यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, पहले आएगा P2 माइनस P1। फोर्स इंटू टाइम क्या था, इंपल्स J, सो इंपल्स इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। So impulse is numerically equal to change in momentum. This relation between impulse and momentum is called impulse momentum theorem. Okay? चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट से। So how can you state impulse momentum theorem? Impulse momentum theorem states that the impulse of a force is equal to the change in momentum produced by the force. Okay? So आई होप यहां तक क्लियर है, आज यही तक रखता है। ओके, थैंक यू। एक चीज छूट गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज छूट गया, ये जब लिमिट लोगे, लिमिट में भी वेक्टर साइन देना। हाँ, लिमिट में भी वेक्टर साइन देना, लिमिट में भी वेक्टर साइन देना, बाकी ठीक है। ओके।